गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे आवेश का संसूचक करने वाला यंत्र स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो आज हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसकी बनावट देख लेते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक पात्र होता है बोतल के जैसा। इसमें एक धातु की ऊर्ध्वाधर छड़ इसमें डाल दी जाती है और उससे रबड़ के कोर्क द्वारा इस ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। और इस ऊर्ध्वाधर धात्विक जो छड़ है इसमें इसके ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती लगी होती है और इस ऊर्ध्वाधर छड़ के इस निचले सिरे पर यहाँ एक बोतल की सहायता से दो स्वर्णपत्र लगे होते हैं और दोनों तरफ दो टिन की पत्तियाँ लगी होती है जो इस उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाने का कार्य करती है। अब हम इस उपकरण की कार्यप्रणाली देखते हैं, किस तरह से हम आवेश का मापन कर सकते हैं। तो जिस वस्तु के आवेश का मुझे मापन करना है उस वस्तु को या उस आवेशी छड़ को इस धात्विक चकती के संपर्क में ले आते हैं। तो इसके संपर्क में लाने से इस छड़ या वस्तु का आवेश इस ऊर्ध्वाधर छड़ की सहायता से इन स्वर्ण पत्रों पर पहुंच जाता है। जैसे ही स्वर्ण पत्रों पर समान प्रकृति का आवेश आता है तो इन स्वर्ण पत्रों में विस्थापन होता है। दोनों स्वर्ण पत्र एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और ये जितना दूर हटते हैं उस आधार पर वस्तु में आवेश के परिमाण का पता लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं हम कि वस्तु में कितना आवेश होगा। तो बच्चों, इन पत्तियों में जितना विस्थापन होगा उसी आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि उस वस्तु में कितना आवेश है, क्योंकि जितना आवेश होगा, जितना अधिक परिमाण का, उतना ही अधिक इन पत्तियों में विस्थापन होगा। अब ये जो हमारे पास जो टिन की पत्तियां लगी होती है, तो प्रेरण के कारण इन टिन की पत्तियों पर स्वर्ण पत्रों से विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। जैसे स्वर्ण पत्रों पर प्लस है तो इन पर ऋणावेश उत्पन्न होगा और प्लस और ऋणावेश के मध्य आकर्षण होगा तो ये टिन की पत्तियां इन स्वर्ण पत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये इधर करेगी, वो उधर आकर्षित करेगी, जिससे इन पत्तियों के मध्य विस्थापन बढ़ जाता है और विस्थापन बढ़ने से इस उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ जाती है, सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाती है। तो इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम किसी भी वस्तु में आवेश के परिमाण का पता लगा सकते हैं, कितना आवेश है उस पर। तो अब आज हम आगे बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। आवेश के गुण यानी कि गुणधर्म। अब हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्म की। आवेश के गुणधर्म की बात करेंगे, आवेश में कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं। तो पहला गुण हम लेंगे आवेश की निश्चरता। पहला गुण हम लेंगे आवेश की निश्चरता। निश्चरता का मतलब निश्चित, कांस्टेंट होगा। तो ये पहला गुण कहता है कि वस्तु पर आवेश का परिमाण निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, यानी वस्तु के वेग का आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या हम यूँ कह सकते हैं कि किसी स्वतंत्र निर्देश तंत्र में उपस्थित आवेश का परिमाण उस निर्देश तंत्र की गति पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी भी वस्तु का आवेश निश्चित रहता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु के आवेश के परिमाण पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम कहते हैं आवेश की निश्चरता। हम आवेश का दूसरा गुण होता है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता ये कहता है, आवेश का दूसरा गुण है, ये गुण कहता है
कि यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उसके कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी किसी वस्तु में अगर एक से अधिक आवेश हैं और मुझे उसका कुल आवेश निकालना है तो उसमें उपस्थित सभी आवेशों का योग कर दीजिए तो उस वस्तु का कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई वस्तु है, इसमें अलग अलग प्रकृति के कई आवेश हैं, जैसे +q, -2q, +5q, माइनस कुछ भी हो सकता है, -8q, अलग अलग प्रकृति के कई आवेश हैं। तो हमारे पास कोई वस्तु है जिसमें अलग अलग प्रकृति के अलग अलग परिमाण के कई आवेश उपस्थित हैं। तो आवेश की योज्यता, ये गुणधर्म कहता है कि वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, यानी इस वस्तु का जो कुल आवेश है वो हम कैसे निकालेंगे, इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब मुझे कुल आवेश निकालना है तो इन सभी आवेशों का योग करना पड़ेगा। पहला आवेश, देन सेकंड 2q, थर्ड आवेश 5q और 8q -8q। तो अब हम प्लस आवेश को पहले जोड़ लेंगे, +5q +q +6q, और माइनस को हम जोड़ लेंगे, 10 हो गया 10q। -10 के आवेश में से +6 के आवेश माइनस करेंगे तो -4q। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु पर जो परिणामी आवेश है वो -4q आवेश के तुल्य होगा। इतना आवेश होगा इसका परिणामी आवेश। तो आवेश की योज्यता, ये गुणधर्म क्या कहेगा कि किसी भी वस्तु पर अनेक आवेश उपस्थित हो तो उसके कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम को हम आवेश की योज्यता कहते हैं। अब हमारे पास आवेश का तीसरा गुणधर्म है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि आवेश का विनिमय, विनिमय हम जानते हैं कि आवेश को लेना और देना, आदान प्रदान, एक वस्तु से आवेश दूसरे को देना विनिमय कहलाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि आवेश का विनिमय सतत नहीं होता है। सतत यानी लगातार, आवेश का विनिमय सतत नहीं होता, यानी हम लगातार नहीं कर सकते विनिमय, आदान प्रदान, बल्कि आवेश का विनिमय विविक्त रूप में होता है। विविक्त, तो विविक्त का मतलब टुकड़े, टुकड़ों के रूप में होगा, या छोटे छोटे बंडलों, पैकेटों के रूप में होगा। छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि आवेश का विनिमय सतत नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, लगातार हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में आवेश का विनिमय हो सकता है, या छोटे छोटे बंडलों, पैकेटों के रूप में आवेश का विनिमय हो सकता है। इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो छोटे छोटे बंडल होते हैं ये कितने छोटे होते हैं, हम आवेश का न्यूनतम विनिमय कितना कर सकते हैं, या आवेश का वह मान कितना होगा जिसका हम न्यूनतम विनिमय कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं।
देखिए आवेश की ये जो छोटी सी इकाई है ये होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो मात्रा होती है उसके बराबर न्यूनतम आवेश का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उससे कम आवेश का विनिमय नहीं कर सकते। तो आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से लिखते हैं। यदि किसी वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, किसी वस्तु को हम n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का कुल आवेश कितना होगा, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, तो उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E और हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वस्तु को n, तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितने हो गए, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को इससे गुणा करेंगे Ne, यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश Q = Ne होगा, जहां n हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो इलेक्ट्रॉन जिनका हम आदान प्रदान कर रहे हैं, और E आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो E की वैल्यू ये रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, n रखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या और Q होगा वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आवेश का क्वांटिटी। देखिए एक बार हम सबको दोहरा लेते हैं। पहला गुण हमने पढ़ा आवेश की निश्चलता, दूसरा गुण हमने पढ़ा आवेश की योज्यता, थर्ड हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ गुण होता है आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, यानी इसके बारे में हम बात करेंगे। आवेश का संरक्षण, देखिए संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित, संरक्षित यानी नियत, संरक्षित नियत। यह नियम कहता है कि निकाय पर, वस्तु पर या निकाय पर उपस्थित आवेश सदैव नियत रहता है। किसी भी विलगित निकाय पर उपस्थित आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव संरक्षित रहता है, यानी आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा विलगित निकाय पर। तो इस नियम को हम कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। इस नियम को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिल्क का कपड़ा लिया, कल वाला उदाहरण ले लेते हैं हम। सिल्क का कपड़ा मैंने लिया और एक कांच की छड़ मैंने ले ली, कांच की छड़, ठीक है। सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ पर हम घर्षण कराते हैं, इन दोनों के मध्य मैंने घर्षण कराया। सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ पर घर्षण कराते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं। कल भी हमने इसके बारे में देखा था। तो अब हम बात करते हैं। देखिए
दोनों को मैंने घर्षण कराया तो ये हमारे पास सिल्क का कपड़ा और ये था हमारे पास दूसरा कांच की छड़। तो बच्चों कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं, तो छड़ में से इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी छड़ के इलेक्ट्रॉनों में कमी हो गई। छड़ के इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो छड़ धनावेशित हो जाएगी। तो मान ये छड़ धनावेशित हो गई। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो छड़ पर 3 इकाई आवेश आ जाएगा, यानी +3Q। और कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं? सिल्क के कपड़े में, तो सिल्क के कपड़े में ऋणावेश आ जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो सिल्क के कपड़े पर -3Q आवेश आ जाएगा। दोनों वस्तु आवेशित हो गई हमारे पास। अब हम देखते हैं घर्षण से पूर्व कुल आवेश। ठीक है, तो आप देखिए घर्षण से पहले इन दोनों वस्तुओं पर आवेश कितना था? इस पर भी आवेश नहीं था, इस पर भी आवेश नहीं था, दोनों पे नहीं था, यानी 0 0। अब घर्षण के बाद का आवेश निकाल के देखते हैं। घर्षण के पश्चात कुल आवेश। तो देखिए घर्षण के पश्चात कुल आवेश निकालेंगे, इस पूरे निकाय का कुल आवेश निकालेंगे, तो दोनों के आवेशों को हम जोड़ देते हैं। तो कांच की छड़ पर +3Q और सिल्क के कपड़े पर -3Q। तो अब देखिए +3Q -3Q कैंसिल, 0। तो अब हम कह सकते हैं घर्षण से पूर्व निकाय का कुल आवेश 0 था, घर्षण के पश्चात भी निकाय का कुल आवेश 0 है, यानी वस्तुएं आवेशित हैं उससे पहले का कुल आवेश भी 0 है, आवेशित होने के बाद भी इस पूरे निकाय का कुल आवेश 0 ही है, यानी आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय के कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है, कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। तो बच्चों हमने आवेश के 4 गुणधर्म पढ़े हैं, आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारा अगला टॉपिक है, कूलाम का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, और अपने बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है? 5-5 स्थित 2 आवेश हो तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है उसके परिमाण से संबंधित कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। उस नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। इसे हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या नियम है। मान लीजिए मेरे पास 2 आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। ये 2 आवेश मेरे पास में हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी r मान लेते हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल का परिमाण F मान लेते हैं। तो कूलाम ने कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के मध्य
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब पहली बात कि बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये पहली बात, इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और सेकंड थिंग, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कहने का मतलब बल का मान दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए F ले लेंगे हम इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन में r²। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए F इक्वल्स टू, समानुपाती की जगह हम बराबर लगाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन में r²। तो हमारे पास कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहाँ K एक स्थिरांक है। K क्या है बच्चों? स्थिरांक, जिसका तो ये लीजिए जिसका मान निम्न होता है। ठीक है, तो K स्थिरांक है, K का मान हमें याद रखना है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमें याद रखनी है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो हम K की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब हम अब ε0 की बात करते हैं, जहां ε0 देखिए ये ε0 कहलाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ε0 को हम कहेंगे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब आगे बात करते हैं हम। देखिए ε0 हम इधर ले लेते हैं 9 × 10⁹ यहाँ आ जाएगा। तो ε0 को हम इधर लेंगे, ε0 इक्वल्स टू 9 × 10⁹ यहाँ ले लेंगे 1/4π 9 × 10⁹। ठीक है, जैसे हम इसको इधर लेंगे मात्रक चेंज हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन ε0 इक्वल्स टू, इस पूरे को सोल्व करते हैं बच्चों। तो जब हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें याद रखना है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ε0 मैंने आपको बता ही दिया, इसे कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसके हम वीमा भी निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन 0 की वीमा। पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, F इक्वल्स टू, देखिए K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हम रख के देखते हैं। तो K की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू मैंने रखी। अब एप्सिलॉन 0 हम बाहर ले लेते हैं, F अपॉन में ले लेते हैं, एप्सिलॉन 0 बाहर लेते हैं 1/4 पाई Q1 Q2, F यहाँ ले लेंगे हम अपॉन में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का एक फॉर्मूला आ गया बच्चों, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। यहाँ से हम वीमा निकालते हैं, एप्सिलॉन 0 की वीमा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए Q1 आवेश है, आवेश की विमा हम जानते हैं A1 T1। Q2 भी आवेश है, आवेश की विमा हम जानते हैं A1 T1 अपॉन 4 पाई, चूँकि कांस्टेंट है इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होगी, एफ आर स्क्वायर। तो देखिए F बल है, बल की विमा हम जानते हैं M1 L1 T-2, देन R डिस्टेंस दूरी, दूरी की विमा L, लेकिन चूंकि यहाँ पावर 2 है तो हम पावर 2 लगा देंगे। तो अब आप देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा M1 को हम ऊपर लेंगे तो M की पावर माइनस में, A1 A2 कर देंगे हम, पहले L ले लेते हैं हम। तो देखिए L की पावर 2, L की पावर 1, देन L की पावर 3 और T हम देख लेते हैं। तो देखिए T1 ऊपर T2 हो रहा है, नीचे भी T की पावर -2 है, तो -2 को हम ऊपर लेंगे तो +2 और T ऊपर पहले से ही है तो T2 T4 और A1 A2। तो बच्चों एप्सिलॉन 0 की विमा होगी M-1 L3 T4 A2। इससे आगे की भी हम बात करेंगे। आपसे मैं कहना चाहूँगा आप लगातार अपनी फिजिक्स को और अच्छी करना चाहते हैं तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, आरके क्लासेस कोटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए फिजिक्स की अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा।